वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ चाह वहाँ राह। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की चैप्टर 2 हिस्ट्री की, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो इस चैप्टर में हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का बेसिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये मैप देखते हैं, तो इसको आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, आपको सारा लोकेशन पता होना चाहिए। सबसे ऊपर कश्मीर है, फिर दिल्ली के पास जो एरिया है वो उसको इंद्रप्रस्थ कहते थे। यहाँ पे चाहमानाज थे, यानी कि पृथ्वीराज चौहान भी इधर के थे। फिर आपको इधर देखेंगे राजस्थान साइड में गुज्जर परिहार। फिर आपको अगर हम लोग ईस्ट में देखें तो पालाज हैं जो कि पूरा वेस्ट बंगाल कवर करते थे। उसके नीचे उत्कल है, गंगा डायनेस्टी है उड़ीसा की। फिर कलिंगा डायनेस्टी है उड़ीसा की, जहाँ पे अशोक ने जीता था, आपको याद ही होगा। उसके बाद ईस्टर्न चालुक्य है, और इसके इधर आप देखें जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में तो पूरे डेक्कन को राष्ट्रकूटाज कवर करते थे। फिर नीचे अगर हम लोग देखें तो तमिलनाडु में चोला है, और केरल में चेरा है, और तमिलनाडु का जो सबसे सदर्न इंडिया का टिप है वहाँ पे पांड्याज थे। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ बीच में देखें तो पड़माराज हैं, चंदेलाज हैं, और काफी इम्पोर्टेंट मैप है ये, आप लोग देख लीजिएगा कुछ। अगर हम लोग नए नए डायनेस्टी के इमरजेंस का बात करें तो 7th सेंचुरी के बाद से क्या होता था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे और जो वॉरियर चीफ थे, वो लोग अलग अलग रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए थे। और जो लोग पहले से राजा थे वो लोग उनको सबऑर्डिनेट या फिर समंताज कहते थे। और वो लोग एक्सपेक्ट करते थे कि गिफ्ट देंगे, अपने राजा के लिए वो लोग गिफ्ट लाएंगे समंताज। और समंताज जो है वो काफी पावर और वेल्थ उनके पास था, और कुछ जो ज्यादा अमीर हो गए थे वो लोग अपने आप को महासमंताज मानने लगे थे, और मंडलेश्वर, ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ अ रीजन भी कहने लगे थे। और कभी कभी तो वो इतने पावरफुल हो गए थे वो कि वो अपना इंडिपेंडेंस ही असर्ट करने लगे थे अपने ही लॉर्ड्स पे, यानी किंग्स पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे एक एग्जांपल दिया है कि कैसे समंताज डोमिनेट कर गए थे किंग पे, कि राष्ट्रकूटाज जो कि देखे में अभी हम लोग मैप में देखे, वो सबऑर्डिनेट थे चालुक्य के, कर्नाटक के। मिड 18th सेंचुरी की बात है कि दंती दुर्ग नाम के एक राष्ट्रकूटा के जो चीफ थे, वो चालुक्य को ही ओवरथ्रो कर दिए थे उनका पावर। और वो एक यज्ञ टाइप कराए थे, रिचुअल, जिसका नाम था हिरण्य गर्भ, जिसका लिटरली अर्थ होता था गोल्डन वूम्ब। और इससे क्या हुआ था कि ब्राह्मण के मदद से वो अपना कास्ट जो है, वो अल्दो वो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन बर्थ से, मगर वो लोग अपना रीबर्थ कर लिए थे उस रिचुअल के बाद से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 1 में वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15 इलोड़ा। इलोड़ा का केव है, यहाँ पे भगवान विष्णु को दिखाया गया है। तो आप इसे ये भी समझ सकते हैं ये वैष्णविज्म के लिए फेमस है। फिर नीचे अगर यहाँ आप देखें तो कंडव मयूरेश्वरम और गुज्जर परिहार हरिश्चंद्र जो थे, ये लोग ब्राह्मण थे लेकिन ये लोग आर्म्स उठा लिए थे, और एक तरह से ये लोग ये क्षत्रिय का काम करने लगे थे और सक्सेसफुली किए थे। और कंडम मयूरक्षमन जो थे वो कर्नाटक में काफी पावरफुल थे, और गुज्जर परिहार हरिश्चंद्र जो थे वो राजस्थान में थे। फिर यहाँ अगर हम लोग किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें तो कई जो राजा थे वो लोग अपने आप को ऐसे ऐसे टाइटल दिए हुए थे, जैसे कि महाराज धीराज या फिर तिरुभन चक्रवर्ती। महाराज धीराज का मतलब होता था ग्रेट किंग या फिर ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग्स, और तिरुभन चक्रवर्ती का मतलब होता था लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। लेकिन असलियत में जाहिर बात है वो लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे जैसा उनका नाम था। वो लोग को समंताज के साथ पावर शेयर करना पड़ता था, और एसोसिएशन बना के चलना पड़ता था फिजेंट, ट्रेजर और ब्राह्मणाज के साथ। और वो लोग जो है वो लोग रेंट जरूर लेते थे इनसे। ये एक उनके पास फायदा था कि वो लोग एक एक्चुअली ओन करते थे लैंड को, तो वो लोग तरह तरह से रेंट लेते थे। यहाँ पे कॉलम में दिया है बॉक्स में कि चोला डायनेस्टी जो कि तमिलनाडु के साउथ नॉर्दर्न पार्ट में था, अभी हमने देखा था, वहाँ पे 400 ढंग का टैक्स था, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं वेट्टी नाम का जो टैक्स था वो एक्चुअली कैश में नहीं लिया जाता था, वो एक फोर्स्ड लेबर था। मतलब कि अगर किसी से हमको कोई लेबर है वो इतना अमीर नहीं है कि कैश दे सके, तो उससे काम करवा लिया जाता था। जैसे कोई बार्बर है तो उससे एक दिन हफ्ता में बार्बर का काम करवाया जाएगा। उसके बाद कदमाई, आपको याद होगा कदमाई सीआर हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, वो एक लैंड ऑफिसर था। तो यहाँ पे कदमाई जो था वो लैंड रेवेन्यू टैक्स था। और 400 तरह के टैक्स थे, तो काफी इरेलीवेंट टैक्स सब भी थे, जैसे अगर
पाम ट्री को चढ़ना है तो उसके लिए उसको मुनाफा ना हो जाए तो उसके लेदर पे भी टैक्स लगा दो, या फिर अगर कोई सेस हो, सक्सेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी भी एक से दूसरे में जा रहा है, सक्सेशन हो रहा है तो उस पे भी टैक्स था। तो ऐसे ऐसे टैक्स तो अब के जमाना में इम्पॉसिबल है। फिर ये मेनली टैक्सेस लिए जाते थे क्योंकि मंदिर बनाने होते थे, फोर्ट बनाने होते थे, और वॉर जो होते थे वो फाइट करने पड़ते थे। उसके अलावा जो कई बार क्या होते थे कि ट्रेड रूट को ही कब्जा कर लिया जाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। उसके बाद अगर हम लोग जो रेवेन्यू कलेक्शन में जो ऑफिसर्स होते थे, आमतौर पे वो लोग हेरिडेटरी होते थे या फिर राज परिवार के ही कोई सदस्य होते थे। फिर यहाँ पे प्रहस्ती का बात हो रहा है, लैंड ग्रांट का। तो प्रहस्ती जो होता था वो डिटेल होता था जो ब्राह्मणाज लिखते थे। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सच ही होता था, वो राजा अपने बड़ाई करने के लिए कई बार लिखवाते थे। तो फिर इसीलिए जरूरी नहीं है कि वो लिटरली ट्रू ही हो। कई राजा लिखवा देते थे जैसे कि उन्होंने पूरा दुनिया जीत लिया या कुछ भी ऐसा, या वो देवता के बराबर है, मगर ये सब लिटरली ट्रू नहीं होता था। फिर यहाँ पे ऐसा ही एक एग्जांपल दिया हुआ है, अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट। ये भी एक तरह का प्रहस्ती था, आप पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि किंग जो है वो लोग ब्राह्मणाज को लैंड भी ग्रांट करते थे ऐसे कॉपर प्लेट में, जैसा फिगर 2 में आप देख सकते हैं, सेट ऑफ कॉपर प्लेट लैंड ग्रांट के लिए ये यूज होता था। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि कैसे तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट चोला देते थे। तो इसके बारे में हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग को यहाँ पे 12th सेंचुरी में एक लॉन्ग संस्कृत पोयम मिलता है जो कि कश्मीर में कल्हन नाम के एक ऑथर ने लिखा था। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है ये बाकी प्रहस्ती के तरह नहीं था, और इसमें एक्चुअली ये रूलर के क्रिटिकल लिखा गया था और उनके पॉलिसी का बुराई भी किया गया था। जो भी उनको सही लगा था अपने हिसाब से कल्हन को, उन्होंने राजा का भी बुराई किया है, जो कि जबकि ऐसा आमतौर पर प्रहस्ती में होता नहीं था, उसमें सिर्फ बड़ाई ही किया जाता था राजा का। फिर अब जो ये पार्ट है, ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वेलफेयर फॉर वेल्थ, वेल्थ के लिए जो है वॉरफेयर होता था। तो इसमें कन्नौज जो सिटी था जो यूपी में है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। गुज्जर परिहार, राष्ट्रकूटा और पाला, ये तीनों डायनेस्टी आप मैप में देख लीजिएगा। गुज्जर परिहार आपको गुजरात राजस्थान साइड मिलेंगे, राष्ट्रकूटा आज आपको नीचे मिलेंगे, और पाला आपको वेस्ट बंगाल साइड मिलेंगे। ये तीनों जो है कन्नौज शहर के लिए लड़ रहे थे और इसे ही ट्रिपेटेट स्ट्रगल कहते थे, यानी कि तीन तरफ से एक शहर के लिए झगड़ा हो रहा था। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सुल्तान, जो एक अरेबिक टर्म है, उसका मतलब होता है रूलर। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या हुआ था कि एक सुल्तान थे महमूद ऑफ गजनी, जो अफगानिस्तान से थे, और उन्होंने अटैक किया क्या इंडिया पे सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन अटैक था। ये 1997 से लेके 1030 तक थे। और सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट से ही ये रेड करते थे, और ऑलमोस्ट हर साल रेड करते थे वेल्दी टेम्पल्स पे, इंक्लूडिंग सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात, जो कि काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा पैसा था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एक स्कॉलर थे उनके जिनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी ने एक बुक लिखी थी किताबुल हिंद, जो कि इंडिया के बारे में थी, और ये काफी इंपॉर्टेंट बुक थी और आपको याद होना चाहिए इसका नाम। उसके बाद अगर हम लोग बात करें चमानाज की, तो दिल्ली और अजमेर एरिया में चमानाज का रूल था, जिसे हम लोग बाद में चौहान भी कहने लगे। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे पृथ्वीराज थर्ड, जिसे आप लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते थे। और मोहम्मद गोरी से, सुल्तान मोहम्मद गोरी से इन्होंने फाइट किया था, अफगान रूलर। 1191 में ये जीत गए थे, लेकिन अगले साल 1192 में ये हार गए थे छल से। और इसीलिए जो है काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर था अभी तक, और ये चैप्टर काफी बड़ा है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में ही हो पाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। मस्ट शेयर इट as much as possible, like the video and subscribe the channel. Thank you very much.